विद्यार्थियों नमस्कार। कल हम अपना जो अंतिम पार्ट पढ़ रहे थे कल उसमें हमने कांग्रेस की स्थापना पढ़ी थी। हमने कल इस कांग्रेस की स्थापना पढ़ी थी। कांग्रेस की स्थापना, ये जो कांग्रेस की स्थापना पढ़ी थी इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लिए थे। कांग्रेस की स्थापना में, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, भारत सचिव कौन था, भारत के अंदर सबसे बड़ी बात यह थी कि कांग्रेस की स्थापना किसने की, ए.ओ. ह्यूम कब इसके अध्यक्ष बने, कभी नहीं बने। ये कई बातें कल इसमें चर्चा की थी। फिर हमने चर्चा की थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अंग्रेज यूरोपियन ईसाई अध्यक्ष कौन थे, इनकी चर्चा कर ली थी कल। आज हम पढ़ेंगे कि भारत में डफरिन के जाने के बाद भारत में एलंगन द्वितीय भारत आए और उसके बाद में लॉर्ड कर्जन भारत आते हैं। तो लॉर्ड कर्जन के बारे में पढ़ेंगे। लॉर्ड कर्जन जब भारत आते हैं तो यहाँ महत्वपूर्ण तथ्य है लॉर्ड कर्जन का। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक लॉर्ड कर्जन भारत रहते हैं। लॉर्ड कर्जन भारत रहते हैं। लॉर्ड कर्जन जब भारत आए तो यहां हमने एक बहुत पहले वायसराय पढ़ा था, लॉर्ड लिटन। इस लॉर्ड लिटन के बारे में जो पढ़ रहे थे, लिटन की जो प्रतिक्रियावादी नीति थी, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लगाना, भारत के अंदर समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करना, उसी प्रकार का एक गवर्नर जनरल पुनः भारत आ रहा है, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन पर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। और वो प्रश्न क्या बनता है? वो प्रश्न ये बनता है कि भारत का वह कौन से वायसराय थे, भारत के दो कौन से वायसराय थे जो प्रतिक्रियावादी के रूप में प्रसिद्ध थे, लिटन और कर्जन। कर्जन भारत आते हैं। उस समय कर्जन ने भारत में क्या क्या कार्य किए थे? कर्जन की बात करते हैं तो कर्जन ने भारत में कार्य क्या क्या किए थे, इनके शासनकाल में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो घटित होती हैं, उनको देखना है। तो यहाँ सबसे पहले कर्जन की जब बात करते हैं तो कर्जन के शासनकाल में भारत के अंदर सबसे पहले मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में भारत के अंदर एक अकाल आयोग गठित किया जाता है। अकाल आयोग गठित किया जाता है और उसके अध्यक्ष रहते हैं। तो यहां प्रश्न यह है कि भारत का पहला अकाल आयोग किसके समय था? प्रथम तो किसके समय था? वो था लिटन के समय। स्ट्रेची की अध्यक्षता में लिटन ने भारत में अकाल आयोग गठित किया था। जबकि लॉर्ड कर्जन जब भारत आते हैं तो यह लॉर्ड कर्जन मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में और भारत में अकाल आयोग की स्थापना करते हैं। इस अकाल आयोग का उद्देश्य क्या था? भारत के अंदर जो लगातार अकाल पड़ रहा था उस अकाल की समीक्षा करना इसका मूल उद्देश्य था। कि ये जो अकाल आयोग भारत में गठित किया गया है, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि भारत के अंदर इस अकाल से कितने प्रभावित हुए हैं, पीड़ित हुए हैं, उनकी समीक्षा का जिम्मा मैकडॉनल्ड को दिया था लॉर्ड कर्जन। दूसरा तथ्य क्या है? लॉर्ड कर्जन ने फ्रेजर की अध्यक्षता में भारत में पुलिस विभाग की स्थापना की। भारत में किसकी स्थापना की? पुलिस विभाग की स्थापना की। हमने एक रिपन में एक तथ्य पढ़ा था, स्थानीय स्वशासन का जनक कौन था? स्थानीय स्वशासन का जो जनक था वो रिपन था। तो पुलिस विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा पुलिस विभाग की स्थापना की गई थी। इसके बाद में इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ है वो है विश्वविद्यालय आयोग।
ये बहुत महत्वपूर्ण है। विश्वविद्यालय आयोग यह सर टॉमस, यहाँ ये जो विश्वविद्यालय आयोग है यह सर टॉमस रो। यहां दो प्रश्न है। सर टॉमस रो जहांगीर के समय भारत आए थे, जिन्हें व्यापार की अनुमति प्रदान की थी, और यह है सर टॉमस रेले आयोग भी इसे कहते हैं। तो विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किसके समय की गई थी? सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में, और लॉर्ड कर्जन ने भारत के अंदर विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की थी। ये शिक्षा से संबंधित आयोग था। हंटर आयोग एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हंटर आयोग हमने पीछे पढ़ा रिपन के समय, और ये विश्वविद्यालय आयोग है, ये लॉर्ड कर्जन के समय का है। और इस यहाँ लॉर्ड कर्जन है, इस लॉर्ड कर्जन ने सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में इसको गठित किया था। एक और प्रश्न आता है इसका महत्वपूर्ण, भारतीय पुरातत्व विभाग, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना भी किसके समय हुई थी? वो भी लॉर्ड कर्जन के समय हुई थी। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय हुई थी। और लॉर्ड कर्जन का एक और प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन के समय सर्वाधिक रेल का विस्तार हुआ था। रेल का विस्तार सर्वाधिक किसके समय हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय। साथियों, यहां कर्जन भारत आ रहा है। कर्जन एलिंगन द्वितीय के बाद भारत आता है। कर्जन ने मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में इसकी स्थापना कर दी। यहाँ फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस विभाग है, विश्वविद्यालय आयोग है। इसी के साथ इसी लॉर्ड कर्जन के समय एक दिल्ली दरबार लगता है। लॉर्ड कर्जन के समय एक दिल्ली दरबार लगता है, वो 1903 का, उसको देखते हैं। लॉर्ड कर्जन के समय एक दिल्ली दरबार लगता है, और वो लगता है 1903 में। ये जो दिल्ली दरबार लगता है, दिल्ली दरबार 1903, दिल्ली दरबार 1903, दिल्ली दरबार 1903 एक हम पढ़ के आए हैं। 1876 का दिल्ली दरबार, विक्टोरिया को राज उपाधि अधिनियम 1876 के तहत केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। ये 1903 का जो दिल्ली दरबार है, ये दिल्ली दरबार किसके स्थान तो इसका एक ही है, दिल्ली में लगाया गया था। यहां प्रश्न दूसरा क्या है महत्वपूर्ण, इस समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय कौन था? कर्जन, लॉर्ड कर्जन। इतिहास में वर्णित है कि जो पहला दिल्ली दरबार था, दिल्ली दरबार कितने हैं? 3 है। दिल्ली दरबार, पहला जो दिल्ली दरबार है वो 1876 का है, फिर है वो 1903 का, फिर है 1911 का। जब ब्रिटेन के किंग भारत आएंगे 1911 में, बंगाल विभाजन रद्द करते हैं, भारत की राजधानी परिवर्तन करते हैं। तो ये जो दिल्ली दरबार है, इस समय यहाँ तो कौन था? यहाँ था लिटन, यहाँ था लिटन, यहाँ है कर्जन, और यहाँ होल्डिंग द्वितीय होगा। तो यहाँ जो स्थिति है, यहाँ स्थिति क्या है? इस दिल्ली दरबार के समय कर्जन है। ये दिल्ली दरबार पहला और तीसरा इन तीनों से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि है तीनों ही महत्वपूर्ण, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा शान और शौकत के लिए, वैभव के लिए धन बहाया गया था। तो लॉर्ड कर्जन ने ये जो दिल्ली दरबार लगाया था, इस दिल्ली दरबार का जो मूल उद्देश्य था, वो मूल उद्देश्य क्या था कि यहाँ भारत का जो राजा था, ब्रिटेन का राजा था, भारत में ब्रिटेन के अधीन है, ब्रिटेन का राजा था एडवर्ड सप्तम। ब्रिटेन का जो राजा था एडवर्ड सप्तम, ये जो एडवर्ड सप्तम था, ब्रिटेन का राजा एडवर्ड सप्तम, इस एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक पर यह भारत में लगाया गया था, लॉर्ड कर्जन ने लगाया था। इसकी साथियों एक महत्वपूर्ण घटना है, वो राजस्थान से। राजस्थान में एक तरफ तो है मेवाड़ के राणा फतेह सिंह, और दूसरा है
यहाँ करजन है जो दिल्ली दरबार लगा है। इसी मेवाड़ रियासत का एक भाग था छोटा सा भीलवाड़ा, एक छोटा सा भाग था। यहाँ भीलवाड़ा में प्रताप सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट, केसरी सिंह बारट, 3 ये त्रिमूर्तियां रहती थी। यहाँ इसका प्रश्न पढ़ लिया है, इनका शहीद मेला लगता है त्रिमूर्ति। तो यहाँ इस दिल्ली दरबार में मेवाड़ के राणा फतेह सिंह भाग लेने जा रहे थे। फतेह सिंह इसमें भाग लेने जा रहे थे। केसरी सिंह बारट ने उसी समय अपने 13 सोर थे जिन्हें इतिहास में चेतावनी राचुंगटिया, जिसे इतिहास में चेतावनी राचुंगटिया कहा जाता है। ये डिंगल भाषा में लिखकर, इसका एक दोहा पिंगल में भी था, ये लिखकर खरवा के जागीरदार गोपाल सिंह खरवा के माध्यम से यहाँ इनके पास पहुंचाए, फतेह सिंह के पास। और फतेह सिंह को खरवा के जागीरदार गोपाल सिंह खरवा ने इन्हें ननेरा रेलवे स्टेशन पर ये भेंट किए। और इन्हीं 13 सोल्ठों में कई बातें लिखी गई थी, जिसमें एक महत्वपूर्ण बात है, पग पग भैया पहाड़ धरा छोड़ राखियो, यानी कि मेवाड़ के राणा ने अपनी भूमि को बचाने के लिए पैदल घूमे हैं। राणा प्रताप हल्दीघाटी युद्ध के बाद की घटनाएं थी, उन्होंने अपनी भूमि को छोड़ दिया और अपनी भूमि को बचाने के लिए अंग्रेजों की गुलामी की बजाय जो पहले भारत में मुगल सम्राट थे उनकी गुलामी स्वीकार नहीं की। तभी तो भारत के अंदर मेवाड़ के राणाओं के लिए कहा गया, राणा रे मेवाड़ हिंद रे हृदय वासिये, मतलब सभी लोगों के मन में राणा मतलब राणा महाराणा और मेवाड़ का नाम आज भी प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में है। तो यहाँ इस प्रकार से इनको ये 13 सोल्ट लिख कर दिए। राणा फतेह सिंह इस दरबार में इन घटना के बाद उपस्थित नहीं हुआ। यही उक्ति है साहब 1911 के लिए भी है, 1911 में भी वो वापिस लौट आए, शामिल नहीं हुए। तो यहाँ चेतावनी राचुंगटिया की ये जो घटना है केसरी सिंह बारट की, ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ इसी घटना के बाद भारत के अंदर धीरे धीरे बंगाल विभाजन है, उस बंगाल विभाजन को बंगाल विभाजन करने की योजना इन्होंने बनाई। तो दिल्ली दरबार 1903 का लॉर्ड कर्जन एडवर्ड सप्तम जो ब्रिटेन के राजा थे, उनके राज्याभिषेक के लिए लगाया गया था। इसमें मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह भाग लेने जा रहे थे। त्रिमूर्ति का प्रतीक जो एक था केसरी सिंह बारट है, उन्होंने गोपाल सिंह खरवा के माध्यम से इन्हें 13 सोटे भेजे। और गोपाल सिंह खरवा से मिलने के बाद मेवाड़ का राणा उसमें भाग लेने के लिए नहीं जाता है। इसके बाद में इतिहास में बदलता है और इस लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियां आती हैं भारत में। लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रिया नीति है वो आती है भारत में, और भारत में इसी के साथ एक बहुत बड़ी घटना घटती है। और वो घटना क्या कहलाती है? वो कहलाती है 1905 से 1919। 1905 से 1919, 1905 से 1919 की जो घटना थी, 1905 से 1919 की जो घटना थी, उसे इतिहास में उग्रवादी या क्रांतिकारी काल कहा जाता है। उग्रवादी या क्रांतिकारी काल कहा जाता है। ये 1905 से 1919 का है। और ये जो काल है ये उग्रवादी क्रांतिकारी काल है। इस काल के अंदर भारत का नेतृत्व लालपाल बाल और अरविंद घोष के पास था। लालपाल बाल और अरविंद घोष के पास इसमें नेतृत्व था। अब प्रश्न आता है, जब भारत के अंदर प्रथम जो उदारवादी काल था भारत के अंदर, वो जो उदारवादी काल था, ये कौन सी घटनाएं थी इतिहास के अंदर? कौन सी घटना थी इतिहास के अंदर? घटना कौन सी थी जिन्होंने इस राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर और इन क्रांतिकारियों को या उग्रवादी दल को बढ़ावा दिया?
तो ये क्रांतिकारी काल और उग्रवादी काल है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो घटना है वो घटना यह है कि भारत में विदेशी जो शिक्षा है, शिक्षा लॉर्ड मेकाले की नीतियां थी, शिक्षा का प्रभाव, एक तो शिक्षा का प्रभाव हो गया, एक इसके अंदर तिलक का बहुत बड़ा योगदान है, तिलक का बहुत बड़ा योगदान है। यहां इसके बाद में जो महत्वपूर्ण तथ्य आता है वो महत्वपूर्ण तथ्य क्या आता है कि भारत के अंदर कांग्रेस की जो नीतियां थी, कांग्रेस की जो नीतियां थी, इस कांग्रेस की नीतियों के प्रति असंतोष बढ़ता चला गया, असंतोष बढ़ता चला गया। कांग्रेस की जो नीति थी इनके प्रति असंतोष बढ़ता चला गया। यहां अब तथ्य आते हैं, यहां लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा, लॉर्ड कर्जन का एक कथन आता है कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है और भारत में रहते हुए मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि मैं इसके शांतिपूर्ण मरने में योगदान दूं। यहां कर्जन ने क्या कहा कि कांग्रेस भारत में अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है, इसके शांतिपूर्ण मरने में मैं योगदान दूं, ऐसी इच्छा जताई। उसके बाद में इतिहास के अंदर यहां एक व्यक्ति का नाम आता है, वो आता है बाल गंगाधर तिलक। इसी बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा, यदि हम वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्राएंगे तो आजादी नहीं मिलेगी। यहां बहुत बड़ा कथन था कि कांग्रेस साल में एक अधिवेशन करती है, एक अधिवेशन के अंदर और निर्णय ले लेती है। तो ये कहता है कि कांग्रेस के बारे में क्या कहा कि यदि वर्ष में हम एक बार मेंढक की तरह टर्राएंगे तो हमें आजादी मिल जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। इसी के कथन के बाद जो गतिविधियां बढ़ी तो वहां अगली गतिविधि है, वहां अश्वनी दत्त है। अश्वनी दत्त क्या कहता है, एक व्यक्ति और है अश्वनी दत्त, ये कहता है कि कांग्रेस एक शिक्षित भारतीयों का, पढ़े लिखे भारतीयों का 3 दिन का मेला है, 3 ही दिन का मेला है। 3 दिन में आते हैं, योजना बनाते हैं और साल भर बाद वापिस एक अधिवेशन के लिए आ जाते हैं। इस समय ये जो घटनाएं चल रही थी, ये जो थी लॉर्ड कर्जन की, ये प्रतिक्रियावादी नीति का विरोध था कि लॉर्ड कर्जन है, उसने क्या कहा कि कांग्रेस समाप्त होने वाली है, मौत की घड़ियां गिन रही है और मेरा बहुत बड़ा उद्देश्य भी यही है कि मैं इसके शांतिपूर्ण मरने में योगदान दूं। तो यहाँ भारतीयों के भी ये कथन आने प्रारंभ हो गए। अब यहाँ कांग्रेस के प्रति जो ये असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा था, तो विपिन चंद्र पाल ने भी एक बहुत महत्वपूर्ण कथन कहा कि जो कांग्रेस है भारत की, वह कांग्रेस एक याचना की संस्था है और इसी के साथ कांग्रेस का असंतोष है वो लगातार बढ़ता चला गया। और अगला जो यहाँ उग्रवादी क्रांतिकारियों का बढ़ने का जो मूल कारण था, प्रभाव था, उग्रवादी दल क्यों बढ़े, वहां एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भारत में बढ़ता हुआ, लगातार बढ़ता हुआ पश्चिमीकरण, उस घटनाओं ने इस उग्रवादी दल और क्रांतिकारी घटनाओं को जन्म दिया। और इस क्रांतिकारी जो काल है, इस काल में सबसे पहली घटना घटती है वो बंगाल विभाजन की घटती है। इसमें सबसे पहली महत्वपूर्ण जो घटना घटती है वो बंगाल विभाजन की घटना घटती है। तो क्रांतिकारियों का ये जो काल था ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ कुछ एक प्रश्न बनते हैं, प्रश्न देखिए, यहाँ प्रश्न क्या बनता है, प्रश्न ये बनता है कि बाल गंगाधर तिलक का एक तो क्या था कि एक वर्ष में हम या वर्ष में एक बार हम मेंढक की तरह टर्राएंगे तो आजादी नहीं मिले। यहां दूसरा प्रश्न आता है, इसका एक नारा बहुत महत्वपूर्ण था। वो क्या नारा था, स्वराज्य जन्मसिद्ध मेरा अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। इसी बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस की नीतियों से, अगले टॉपिक में इसको देखेंगे, यहाँ भारत के अंदर लगातार समाचार पत्रों और उत्सवों के माध्यम से भारतीयों को जागृत करना प्रारंभ कर दिया और इसी का परिणाम स्वरूप भारतीय हैं वो अंग्रेजों के विरुद्ध कांग्रेस को छोड़कर और लगातार किसकी तरफ बढ़ गए साहब, एक क्रांतिकारी युग में चले गए, उग्रवादियों के साथ चले गए।
अब 1905 में कांग्रेस का बनारस अधिवेशन होता है। उस बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं और उसी गोपाल कृष्ण गोखले जो बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, वहीं से बंगाल विभाजन है उसकी घटनाएं पढ़ेंगे जो बंगाल विभाजन है। साथियों, यहां तक का ये पार्ट अपना इतना ही है और अगला जो पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में है। बंगाल विभाजन सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, पढ़ते रहो। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो भी आपका प्रश्न हो वो कमेंट्स के दौरान मुझे पूछ सकते हो। अगला पार्ट बंगाल विभाजन अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।